क्योंकि इस चैप्टर में दो ही मेजर टॉपिक है, एक बोन्स और एक मसल। मसल की स्टडी को क्या कहते हैं? मायोलॉजी। स्टडी अबाउट मसल इज कॉल्ड मायोलॉजी। मायोलॉजी मसल्स की डिटेल को स्टडी किया जाता है, उसकी स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाता है, उसके मैकेनिज्म को स्टडी किया जाता है, उसकी टाइप्स को स्टडी किया जाता है, और लगभग 650 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स है। 650 टाइप ऑफ मसल्स है, और मेजॉरिटी मसल जो है ये मेसोडर्मल डिराइवेटिव्स है। मेसोडर्मल डिराइवेटिव्स है। सो अगर मेसोडर्मल डिराइवेटिव्स है तो इसका ये मतलब हुआ कि ये स्केलेटल मसल्स की बात कर रहा है। स्केलेटल मसल जो है क्योंकि बॉडी में ज्यादा पाए जाते हैं, वो मसल जो कि स्केलेटन के साथ अटैच्ड होते हैं, इनको स्केलेटल मसल्स कहते हैं। ये मेसोडर्मल डिराइवेटिव्स है। जो कि स्मूथ मसल्स है वो एंडोडर्मल डिराइवेटिव्स होते हैं। मसल को हमने 3 कैटेगरीज में रखा हुआ है। 3 कैटेगरीज में कौन कौन सी कैटेगरीज है? पहले है स्केलेटल मसल, सेकंड नंबर पे है कार्डियक मसल, और थर्ड नंबर पे है स्मूथ मसल। ये 3 कैटेगरीज है। आपकी पूरी बदन में ये 3 किस्म के मसल्स पाए जाते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इनकी डिफरेंशिएशन, फिर हम स्केलेटल मसल्स की डिटेल पढ़ेंगे। स्केलेटल मसल जो है ये स्केलेटन के साथ अटैच्ड होते हैं, अटैच्ड विद बोन्स या स्केलेटन। किस चीज के जरिए से अटैच्ड होते हैं? थ्रू टेंडॉन्स। टेंडॉन्स के जरिए से ये आपके बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं। एक लिगामेंट्स होता है, लिगामेंट्स बोन टू बोन्स है, और टेंडॉन मसल टू बोन्स है। सो टेंडॉन है क्या चीज? टेंडॉन कार्टिलेज है। कार्टिलेज में कौन सा कार्टिलेज है? फिब्रियो कार्टिलेज है। फिब्रियो कार्टिलेज। कार्डियक मसल्स कहां पे होते हैं? प्रेजेंट इन हार्ट, या हार्ट जो है ये बनाती है। हार्ट के मसल्स को कार्डियक मसल्स कहते हैं। और स्मूथ मसल्स कहां पे पाए जाते हैं? दे आर प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये स्मूथ मसल्स यहां पे पाए जाते हैं। ये तीनों की प्रेजेंस है। अब स्केलेटल मसल जो है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये तो हमें पता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड क्या आते हैं, जिसमें सिंगल न्यूक्लियस, जिसमें बहुत ज्यादा न्यूक्लियस हो, जबकि कार्डियक मसल यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, और स्मूथ मसल भी यूनिन्यूक्लिएटेड है। ये इनके दरमियान डिफरेंशिएशन है। स्मूथ मसल और कार्डियक मसल यूनिन्यूक्लिएटेड हो गया, और स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया। यहां पे बहुत ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं और वहां पे एक एक न्यूक्लियस होता है। और ये भी याद रखें कि ये न्यूक्लियस जो है ये पेरिफेरल साइट्स पे पाए जाते हैं इनके। क्योंकि हमने पढ़ा है कि एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस सेंटर में होता है, प्लांट सेल में न्यूक्लियस पेरिफेरल साइट्स पे होता है, लेकिन यहां पे पेरिफेरी साइट्स से पाया जाता है।
दूसरा, स्केलेटल मसल जो है ये वॉलेंट्री मसल है। वॉलेंट्री वो मसल जो कि कंट्रोल में होते हैं, और कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री होते हैं, दैट्स नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ओवरवेल। सेम स्मूथ मसल भी इनवॉलेंट्री है। वॉलेंट्री जो कंट्रोल में हो और इनवॉलेंट्री जो कंट्रोल में ना हो। अगर ये वॉलेंट्री है तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरेब्यूलम। सेरेब्यूलम आपके ब्रेन में हाइंड ब्रेन का पार्ट है, जबकि कार्डियक मसल्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? कार्डियक मसल जो है मेड्यूला ओब्लांगेटा कंट्रोल कर रहा है। आप लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट के बारे में पढ़ा हुआ है। सो मेड्यूला ओब्लांगेटा रेगुलेट्स हार्ट बीट, सो इसको कंट्रोल कर रहा है। और सेम स्मूथ मसल जो है ये भी मेड्यूला ओब्लांगेटा कंट्रोल कर रहा है। मींस कि जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती हैं वो मेड्यूला ओब्लांगेटा कंट्रोल कर रहा है। स्केलेटल मसल जो है इसको स्ट्रैप्ड मसल भी कहते हैं। स्ट्रैप्ड या स्ट्राइटेड। स्ट्राइटेड या स्ट्रिप्ड मसल वो मसल जिसमें लाइट और डार्क बेंड बनते हो, या आप यूं कह दें कि जहां पे सर्कुमायर प्रॉपर अरेंज हो। अगर सर्कुमायर प्रॉपर अरेंज है तो इसको स्ट्राइटेड या स्ट्रिप्ड मसल्स कहते हैं। कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हम वहां स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। जबकि कार्डियक मसल जो है ये भी स्ट्राइटेड या स्ट्रिप्ड मसल्स है। हाँ, जो हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं ये हमारे पास अनस्ट्रैप्ड या अनस्ट्राइटेड मसल्स हैं। इसकी वजह यह है कि सर्कुमायर जो है ये प्रॉपर अरेंज नहीं होता। नॉट प्रॉपरली अरेंज। जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम कहते हैं कि पूरा जो मसल होता है वो पूरा एक बंडल होता है। मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर के अंदर मायोफाइबर्स होते हैं, मायोफाइबर में सर्कुमायर होते हैं। तो सर्कुमायर की प्रॉपर अरेंजमेंट्स होती है, लेकिन यहाँ पे ये अरेंजमेंट नहीं है। इस वजह से अनस्ट्रिप्ड या अनस्ट्राइटेड या मीन लाइट और डार्क बेंड इसमें नहीं होते। स्केलेटल मसल जो है या जो अटैच्ड होते हैं आपकी बोन्स के साथ, ये मदद देते हैं हेल्प इन लोकोमोशन या हेल्प इन मूवमेंट। आपकी मसल्स को मूवमेंट देना, जिसकी वजह से बोन मूवमेंट कर रहे होते हैं, ये स्केलेटल मसल्स का काम है। जबकि कार्डियक मसल जो है ये इनकी वजह से हार्ट बीट होता है। और स्मूथ मसल अकॉर्डिंगली टू द फंक्शंस। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वहां पे ये डाइजेशन में इन्वॉल्व है। डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल जो है ये डाइजेशन में इन्वॉल्व है। एक्सक्रीटिव सिस्टम जो है वहां पे फिल्ट्रेशन और यूरिनरी ब्लड एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं। आपकी जो कार्डियक मसल्स हैं ये वाहिद मसल्स हैं जहां पे इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है। इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है, बिल्कुल सेम इसी तरह जिस तरह की आपकी स्केलेटल मसल में इंटरवर्टेब्रल डिस्क होता है। इंटरवर्टेब्रल डिस्क, ये इंटरकैलेटेड डिस्क का काम क्या होता है? आपकी जो स्केलेटल मसल्स है, आपकी जो हार्ट की जो मसल्स है, यहां पे हमने एक नर्व सिस्टम पढ़ा था, याद है? साइनो आर्टेरियल नोड, आर्टरीवेंट्रिकुलर नोड, परकिंजिस फाइबर्स, जी पेसमेकर, ये नर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे हार्ट में।
दूसरा, हार्ट पे जो प्रेशर एग्जर्ट होता है, जो फोर्स एग्जर्ट होता है, उसके अगेंस्ट रेजिस्ट करने के लिए इंटरकेलेटेड डिस्क का होना जरूरी है। सेम वर्टिब्रिया जो है 33 वर्टिब्रिया है, 26 बोन्स है, लेकिन यहां पे चूंकि स्पाइनल कार्ड निकला हुआ है, स्पाइनल कार्ड से स्पाइनल नर्व निकली होती है, सो यहां पे भी शॉक्स एब्जॉर्ब करने के लिए इंटरवर्टेब्रल डिस्क का होना जरूरी है। वहां पे इन चीजों की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पे इतना फोर्स एग्जर्ट नहीं होता। और आपकी जो स्मूथ मसल है, दे हैव द एबिलिटी टू सस्टेन कंट्रैक्शन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सस्टेन contractions for long period of times। अगर ये कॉन्ट्रैक्शंस कर लें तो ये उसको सस्टेन कर सकता है। और कार्डियक मसल्स हैव द एबिलिटी टू वर्क डे नाइट अनटायरिंगली। ये ऑलरेडी सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हमने डिस्कस किया हुआ था। सो दे वर्क डे एंड नाइट अनटायरिंगली। और जो स्केलेटल मसल्स है, ये इसका जो फोर्स होता है ये चेंज होता रहता है, और मेजॉरिटी आपकी स्केलेटल मसल एंटागोनिस्टिक फॉर्म में पाए जाते हैं। एंटागोनिस्टिक फॉर्म वो फॉर्म जो एग्जिस्ट करते हैं पेयर फॉर्म में, सेम फंक्शन होता है लेकिन डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है, अपोजिट डायरेक्शंस होती है। फॉर एग्जांपल आप बाइसेप और ट्राइसेप की एग्जांपल ले सकते हो, आप क्वाड्रासेप और हैमस्ट्रिंग मसल्स की एग्जांपल ले सकते हैं। सो स्केलेटल मसल ज्यादातर एंटागोनिस्टिक फॉर्म में होते हैं, मतलब कि होंगे पेयर फॉर्म में, फंक्शन सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। जस्ट लाइक हमारी जो ट्राइसेप और बाइसेप है, एक हमारे साथ फ्लेक्सर है और दूसरा एक्सटेंसर है, फंक्शन सेम है, डायरेक्शन सिर्फ चेंज होता है। सो ये ज्यादातर पेयर फॉर्म में पाए जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल मसल्स की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में। इंटरकेलेटेड डिस्क जो कार्डियक मसल्स है, जिसको मायोजेनिक मसल भी कहा जाता है, क्योंकि कार्डियक मसल या मायोजेनिक मसल हमने पढ़ा हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम में एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। सो अब इसकी जो 3 लेयर्स होती हैं और ये चूंकि कंटिन्यूसली कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रही हैं, इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है, प्लस इस मसल्स के दरमियान ये ऐसे कुछ मसल्स होते हैं जो ड्यूअल नेचर्स के होते हैं, एज ए नर्व भी काम कर रहा होता है और एज ए मसल भी काम कर रहा है। मसल इसलिए क्योंकि कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहा है, नर्व इसलिए क्योंकि ये न्यूरॉन्स मींस के न्यूरोट्रांसमीटर ये इंपल्स को ट्रांसमिट कर रहा है, और तीसरा ये कि ये शॉक एब्जॉर्बर भी है। अगर ये फोर्स ज्यादा एक्सर्ट हो रही है, स्केलेटल मसल ज्यादा एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो इसको और एक्सटेंशन से रोकती है, इसको अपने लिमिट में रखती है। इसी वजह से जो कार्डियक फेल्योर्स होते हैं या जो हार्ट अटैक आते हैं, ये असल में मसला कहां पे आ जाते हैं, इसी इंटरकेलेटेड डिस्क में आ जाता है, ये उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे होते। तो इंटरकेलेटेड डिस्क का ये काम होता है। और ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क है, वर्टिब्रिया के दरमियान में हमने पढ़ा था, ये एनुलस फाइब्रोसिस और न्यूक्लियस पल्पोसिस से बने होते हैं। एनुलस फाइब्रोसिस स्मूथ होती है, जब ये रप्चर होती है तो न्यूक्लियस पल्पोसिस जो जिली लाइक होती है वो बाहर आती थी, जिसकी वजह से फिर ये स्पाइनल नर्व पे फोर्स एक्सर्ट करती थी, जिससे पेन होता था, फिर मसला वहां पे ये आ जाता है। सो इन दोनों का रोल ये है कि एक तो शॉक को एब्जॉर्ब करना होता है,
और एक्स्ट्रा कार्डियक मसल में इंटरकैलेटेड डिस्क का काम यह है कि जो आपके हार्ट में जो नेटवर्क फैला हुआ है नर्वस सिस्टम का, साइनो आर्टरियल से फिर इंटरनोडल पाथवे, वहां से एक्टिव वेंट्रिकुलर नोड, वहां से बंडल ऑफ हेज, बंडल ऑफ हेज से परकिंजिस फाइबर, बंडल ब्रांच, और आगे फिर ये मसल्स तक ये सारी चीजें पहुंचाना, वो इसलिए क्योंकि आपका हार्ट रिथमिकली, साइमल्टेनियसली और कंटिन्यूसली बीटिंग कर रहा होता है। इसमें फर्क नहीं आ रहा। इंसान की पहली बीट से लेकर इंसान की आखिरी बीट तक 5.2 बिलियन बीट कम से कम इंसान, एक नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ स्पेन में बीट कर रहा है, लेकिन बीटिंग में फर्क नहीं आ रहा। वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो 0.8 में उसको रिपीट कर रहा है, चाहे वो इंसान सोया हुआ है या वो इंसान एक्टिविटीज कर रहा है, लेकिन ये कांस्टेंट रखते हैं। अब आते हैं स्केलेटल मसल्स की स्ट्रक्चर पे बात करेंगे जी। हाँ, वो तो फिर ये होता है कि वहां से इरेगुलरिटीज आ जाती हैं, इरेगुलरिटीज आती हैं, लेकिन वो आपकी ब्रेन की तरफ से, क्योंकि आपकी जो हार्ट बीट है ये सिर्फ नर्व्स का काम नहीं है, इसमें आपकी हार्मोन्स भी इन्वॉल्व हैं, जिसको एपिनेफ्रिन कहा जाता है और जिसको रेनिन कहा जाता है, RENIN। जब इसके एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो इरेगुलरिटीज आ जाती है, इम्बैलेंसिंग आ जाती है, लेकिन फिर भी वो रेजिस्ट कर रहा है कि वो नॉर्मल रहे, क्योंकि नॉर्मल में ही वो ब्लड प्रॉपर सप्लाई करेगा। अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करें तो चूंकि ये हमारे साथ फीमर है, फीमर के साथ यहां पे रेडियस और अल्ना अटैच्ड होते हैं, और ये हमारे साथ जॉइंट हुआ, इसके साथ पूरा एक मसल का बंडल अटैच्ड होता है। पूरा का पूरा जो है बंडल अटैच्ड होता है, और जहां पे आपकी मसल्स अटैच्ड हुई है, आपकी मसल्स अटैच्ड है किस चीज के जरिए से, टेंडॉन्स के जरिए से। जहां से निकली है उसको ऑरिजिन्स कहते हैं, और जहां पे अटैच्ड है इसको इंसर्जन्स कहते हैं। ऑरिजिन जो है ये फिक्स होता है और ये नॉन मूवेबल होता है, जबकि जो इंसर्जन होता है ये फिक्स नहीं होता, ये मूवेबल होता है। और दरमियान में जो पार्ट्स होता है इसको बेली कहते हैं, बेली। सो ये हमारे साथ पूरा एक मसल का बंडल पाया जाता है। अब अगर हम यहां से इस मसल्स की बात करें तो हमारे साथ पूरा एक बंडल है, लेकिन मसल्स का जो बंडल होता है ये अंदर बहुत ज्यादा यूनिट से मिलके बना होता है। इसके अंदर छोटे छोटे यूनिट्स पाए जाते हैं और फिर उसी के अंदर अपनी नंबर ऑफ यूनिट्स पाए जाते हैं। आप यू कंसिडर कर लें कि ये हमारे साथ पूरा मसल बंडल हुआ। आपका ये पूरा एक मसल बंडल है, आपने ये एक मसल जो है वो लेना है। अब ये मसल जो है जब आप स्टडी करेंगे तो इस मसल के ऊपर, इस
पूरे बंडल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इसको कहते हैं एपिमाइसियम। इसको एपिमाइसियम कहा जाता है। ये आपके पूरे मसल बंडल के ऊपर होती है। लेकिन आपका जो मसल बंडल है ये बना होता है छोटे छोटे यूनिट से, इनको फेसिकल्स कहते हैं, या इसको डिस्क्रीट्स भी कहा जाता है। इसको फिजिकल्स भी कहते हैं, इसको डिस्क्रीट्स भी कहते हैं। चलो यहां से एक फिजिकल्स को हटा लेते हैं। अब हमने यहां से एक फिजिकल्स को बाहर निकाल दिया। आपका पूरा बंडल था मसल का, इसके ऊपर जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर थी, उस प्रोटेक्टिव लेयर्स को एपिमाइसियम्स कहते हैं, जो कि इसकी प्रोटेक्शन कर रही थी। ये पूरे बंडल की प्रोटेक्शन कर रही थी, जिसको एपिमाइसियम्स कहते हैं। अब हमने क्या किया, इसके अंदर जो फर्दर यूनिट्स थे उसको फिजिकल्स कहते हैं, और उन्हीं फिजिकल्स के ऊपर फिर एक प्रोटेक्टिव लेयर थी, इसको पेरिमाइसियम्स कहते हैं। ये हमने यहां से पूरे मसल बंडल से एक फिजिकल्स को बाहर निकाल दिया। अब इसके बाद इसी फिजिकल्स के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स पाए जाते हैं जो ब्लू कलर के नजर आते हैं, इसको मसल फाइबर्स कहते हैं। इनको मसल फाइबर्स कहते हैं, और इन्हीं मसल फाइबर के ऊपर अगेन एक और प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है। और इसको एंडोमेशियम्स कहते हैं। एक हुआ एपिमाइसियम, एक हुआ पेरिमाइसियम, और एक हुआ एंडोमेशियम। आपकी पूरे मसल बंडल के ऊपर एपिमाइसियम है, और फिर एपिमाइसियम के ऊपर स्किन की लेयर पाई जाती है। अगर आपने मसल बंडल को स्टडी करना है तो आपका जो स्किन है ये आपने बंडल से ऊपर रिमूव करना है। स्किन के नीचे और मसल्स के ऊपर एक लेयर होती है, इसको एपिमाइसियम कहते हैं। आपके मसल्स के अंदर फिर छोटे छोटे बंडल्स पैकेट होते हैं, इनको फेसिकल डिस्क्रीट्स कहते हैं। उनके ऊपर अपनी एक लेयर है, उसके अंदर मसल फाइबर्स है, उसके ऊपर अपनी एक लेयर है, इसको एंडोमाइसियम्स कहते हैं। और फिर आपका जो मसल फाइबर है ये बना होता है मायोफाइबर से, और जो मायोफाइबर है ये बना होता है सर्कोमाइयर से। और जो सर्कोमाइयर है ये बना होता है दो किस्म के प्रोटीन से, एक का नाम है एक्टिन और दूसरे का नाम है मायोसिन। एक्टिन मायोसिन तो आप लोगों को पता होगा। समझ आई बात? आपकी मसल्स अटैच है बोन के साथ, जहां से निकले होते हैं उसको ओरिजिन, और जिसके साथ अटैच्ड है उसको इंसर्शन, दरमियान में बेली हुआ। अब इसके ऊपर पूरा स्किन लेयर होती है, और पूरा जो बंडल होता है इसके ऊपर अपनी एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर एपिमेशियम। इसके अंदर छोटे यूनिट्स होते हैं, उनको फिजिकल्स, फिजिकल्स के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर को पेरिमाइशियम। फिजिकल्स के अंदर मसल फाइबर्स है, मसल फाइबर जो है इसकी अपनी लेयर है, इसको एंडोमाइशियम्स कहते हैं। मसल फाइबर के अंदर होते हैं मायोफाइबर, और मायोफाइबर के अंदर होते हैं सर्कोमाइयर। सो ये चीज जो मायोफाइबर्स की है ये असल में प्रॉपरली अरेंज फॉर्म में नहीं होते स्मूथ मसल्स के अंदर, या आप यूं कह दें कि मायोफाइबर्स आर एब्सेंट इन स्मूथ मसल। इस वजह से वो अनस्ट्रेप्ड या अनस्ट्राइटेड कहलाते हैं।
आपकी जो मसल फाइबर है ये 10 to 100 माइक्रोमीटर डायमीटर है इसका, जबकि आपका जो मायो फाइबर्स है ये 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है। अब हम बात करते हैं एक्टिन और मायोसिन पे। एक्टिन के बारे में अगर हम यहां पे लिख लें, तो याद रखें एक्टिन जो है ये थिन है और मायोसिन थिक है। एक एक्टिन जो है ये आउटर होता है और मायोसिन इनर होता है। मायोसिन जो है ये बना होता है 6 पॉलीपेप्टाइड चेन से, पॉलीपेप्टाइड चेन से, और मायोसिन बना होता है 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से। मायोसिन की ईच पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, ईच पॉलीपेप्टाइड चेन have 600 myosin molecules. हर एक चेन में फिर 600 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं और यहां पे 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। Each chain have 150 एक्टिन मॉलिक्यूल्स और मायोसिन जो है ये 16 नैनोमीटर डायमीटर का होता है और एक्टिन जो है ये 7 to 8 नैनोमीटर डायमीटर होता है। समझ आई? एक्टिन और मायोसिन की बात हो रही है, तो एक्टिन जो है 7 to 8 नैनोमीटर या सिंपली 8 नैनोमीटर ले लें। आसान ये है कि मायोसिन का हाफ हमने लेना है। मायोसिन की जो इंफॉर्मेशन है उसके अपोजिट हमने जाना होता है। लेट्स सपोज मायोसिन 16 नैनोमीटर है तो एक्टिन 8 नैनोमीटर हुआ। मायोसिन अगर इनसाइड है तो एक्टिन आउटसाइड। मायोसिन अगर थिक है तो एक्टिन थिन है। मायोसिन अगर 6 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है तो एक्टिन 3 पॉलीपेप्टाइड। अगर मायोसिन की ईच पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर 600 मॉलिक्यूल है मायोसिन के, तो एक्टिन के हर एक चेन में 300 मॉलिक्यूल्स होंगे। समझ आई बात? अच्छा, लेकिन एक्टिन के साथ 2 एक्स्ट्रा प्रोटीन मॉलिक्यूल और भी अटैच्ड है जिसको ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन कहते हैं, उसका भी हम जिक्र करेंगे। अभी हम आते इसकी डायग्राम पे बात करें। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन में यहां पे 300 है, 1 मिनट, 600 है तो यहां पे 300 है। 300 मॉलिक्यूल उसका हाफ होता है। अब हम इनकी स्ट्रक्चर्स पे थोड़ा सा बात करेंगे। जी क्या चीज है सर? अभी हम बात करेंगे सर्कुलीमा जो है, ये जो मसल फाइबर है, देखिए हमारे साथ स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल जो है ये बने होते हैं मसल बंडल से।
मसल बंडल बना होता है मसल फाइबर से, बल्कि मसल बंडल के अंदर जो है फिजिकल होते हैं, जिसको डिस्क्रीट्स कहते हैं या इसको यूनिट्स कहा जाता है। इसके अंदर होते हैं मसल फाइबर। अब ये मसल फाइबर जो है ये बेसिक यूनिट हुआ। जिस तरह एक सिंगल सेल होता है, सो सिंगल सेल को बेसिक यूनिट डिक्लेयर किया गया, सो यहां पे मसल फाइबर जो है इसको बेसिक यूनिट डिक्लेयर किया गया। अब ये मसल फाइबर अगर हम इसकी बात कर लें तो जिस तरह के एक सेल है तो ये भी एक सेल है, बेसिक यूनिट है। तो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वैसे सेल की तो सेल हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन इसको हम सर्कुलीमा कहते हैं। So सर्कुलीमा is the outermost layer of muscle fiber, mean outer membranes को कहते हैं, और इनसाइड हम साइटोप्लाज्म्स कहते हैं, लेकिन यहां पे हम इसको सर्कोप्लाज्म्स कहते हैं। और इसके अलावा यहां पे इनके साथ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसको हम सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स कहते हैं। अब ये सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम क्या कर रहा है? स्टोर कैल्शियम आयंस। और इस कैल्शियम आयंस की इंपॉर्टेंस क्या है? दे आर इन्वॉल्व इन कंट्रिक्शन इन रिलैक्सेशन। और ये जो इनसाइड फोल्ड हुई स्ट्रक्चर्स है इसको ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ट्यूब्यूलर फॉर्म में है या हम इसको शॉर्टकट कहते हैं टी ट्यूब्यूल्स। टी ट्यूब्यूल क्यों कहते हैं? ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल का काम क्या है? इसका काम ये है कि आपकी जो पूरा मसल बंडल है, पूरा आपका जो स्केलेटल मसल्स का पूरा मसल बंडल है, इसको एक ही मोटर न्यूरॉन कंट्रोल कर रहा है, सिंगल मोटर न्यूरॉन। और इस सिंगल मोटर न्यूरॉन की, आप लोगों ने न्यूरॉन में पढ़ा होगा, न्यूरॉन्स की 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सॉन, डेंड्रॉन, सेल बॉडी। एक्सॉन की एक्सटेंशंस होती हैं, इनको प्री साइनेप्टिक नोब्स कहते हैं। तो इसकी बहुत ज्यादा एक्सटेंशंस होते हैं। वो इसलिए कि अगर एक बंडल के अंदर 100 फिजिकल्स है, हर फिजिकल के साथ इसका कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट करना है पूरे बंडल को एट ए टाइम। तो इस वजह से वो क्या करेंगे? वो सारे फाइबर्स को एट ए टाइम मैसेज कन्वे करेंगे कि पूरा बंडल एट ए टाइम कॉन्ट्रैक्ट या एट ए टाइम रिलैक्स किया जाए। तो वो एक सिंगल मोटर न्यूरॉन्स की जो एक्सटेंशन होते हैं, जिसको प्री साइनेप्टिक नोब कहा जाता है, और आगे इनका जो मसल के साथ जो कनेक्शन है, जिसको हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस कहते हैं, वो होता है। और इसके जरिए से क्या कर रहा है? वो इस इंपल्सेस को पास करेगा इस सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। तो इसके जरिए से मतलब ये हुआ कि इंपल्स गुजरेगी, मैसेज गुजरेगा, डेटा जाएगा, ताकि मसल्स की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो सके। क्योंकि अगर ये नहीं है तो आपको तो पता है सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, या आप सेमी परमिएबल या डिफरेंशियली परमिएबल कहते हैं। लेकिन आपके तो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो न्यूरोट्रांसमीटर तो केमिकल्स है, तो वो कैसे गुजरेंगे? तो उसके लिए ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल के जरिए से वो अंदर आएंगे, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टिमुलेट करेंगे कि कैल्शियम आयन को रिलीज करें। कैल्शियम आयन जब रिलीज होंगे तो आगे जो मैकेनिज्म है वो प्रोसेस होगा। तो मसल फाइबर जो है ये फर्दर बना हुआ है मायोफाइबर से। मायोफाइबर बना हुआ है सर्कोमायर से। सर्कोमायर बना हुआ है एक्टिन और मायोसिन से। अब यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ एक सर्कोमायर की बात करेंगे, जस्ट सिंगल सर्कोमायर की।
तो खूब जरा सब ले सब खूब कवे ये हमारे साथ एक सर्कोमायर है। ये दूसरा सर्कोमायर हुआ। इस तरह ये तीसरा सर्कोमायर हुआ एंड सो ऑन। ये हमारे साथ सर्कोमायर यूनिट्स है। ट्राइड्स तो एक कम टर्म इस्तेमाल हुआ है कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो मैकेनिज्म होता है उसकी कौन से स्केलेटल मसल में उन्होंने बात किया है। अच्छा, जोड़ और किस चीज के साथ लिखा हुआ है टर्म? क्या चीज हो? कौन सा स्टेट पे, कौन सी पेज पे है? कौन सी? 73 में कौन से उस पे? नीचे जो पैराग्राफ है कौन सा? The transitivity is the limit of the which contained expressed portion of the adjacent अच्छा, the T tubules are the terminal portion of adjacent envelope of sarcoplasmic reticulum. A modified form of endoplasmic reticulum, the true calcium ion, formed striates at regular intervals along the length of fibrils. जो ट्रोपोनिन है इसकी 3 पार्ट्स होते हैं, एक इनहिबिटर्स, एक कैल्शियम्स और एक ट्रोपोमायोसिन्स। तो ये 3 बेसिक यूनिट्स होती हैं, इसको ट्राइएट्स कहा जाता है जो कि कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व है। अभी डायग्राम में मैं बता देता हूं। सो हमारे पास ये डिफरेंट सर्कोमायर यूनिट्स हैं। सर्कोमायर यूनिट्स है, आप लोगों को मैंने बता दिया कि इनसाइड जो है ये मायोसिन्स होते हैं और आउटसाइड जो है एक्टिन्स पाए जाते हैं। मायोसिन जो है ये थिक होते हैं और एक्टिन जो है ये थिन होते हैं। और मायोसिन जो है इसकी एक्सटेंशंस होते हैं, इस मायोसिन्स की एक्सटेंशंस होते हैं, क्रिस क्रॉस कहा जाता है। अच्छा, सो जहां पे मायोसिन प्रेजेंट है, इस मायोसिन की इस लोकेशन को, इस जगह को कहते हैं एनिसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपिक को ए बेंड भी कहा जाता है, ये इसको डार्क बेंड भी कहते हैं। डार्क बेंड, ए बेंड, एनिसोट्रॉपिक। सेम ये भी आपके साथ मायोसिन हुआ तो इसको भी क्या कहेंगे?
एनिसोट्रॉपिक, या इसको ए बेंड, या इसको डार्क बेंड कहेंगे। सेम केस यहां पे भी आपके साथ हुआ, या हमारे पास एनिसोट्रॉपिक हुआ, या इसको ए बेंड कहते हैं, या इसको डार्क बेंड कहा जाता है, क्योंकि यहां से लाइट पास नहीं हो रही। यह आपके साथ है एनिसोट्रॉपिक, ए बेंड या डार्क बेंड कहते हैं। अब याद रखें, दो एनिसोट्रॉपिक के दरमियान इसको हम क्या कहेंगे? आइसोट्रॉपिक कहेंगे। इसको आइसोट्रॉपिक कहेंगे, या इसको लाइट बेंड कहते हैं, या इसको आई बेंड कहा जाएगा। क्लियर है? दो एनिसोट्रॉपिक के दरमियानी जगह को आइसोट्रॉपिक कहते हैं या आई बेंड कहते हैं, और दो आई बेंड के दरमियानी जगह को ए बेंड कहते हैं। सो दो आई बेंड के दरमियान ए बेंड है और दो ए बेंड के दरमियान आई बेंड है, और जहां पे सर्कोमाइर एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, दैट इज कॉल्ड ज्विश लाइन्स कहते हैं, या इसको जी लाइन कहते हैं। ज्विश लाइन पार्टीशन के लिए इस्तेमाल हुआ है, और जहां पे दो एक्टीन्स के दरमियानी स्पेस है, इसको कहते हैं हेली फार्ब्राइट, या इसको एच जोन कहते हैं। क्या कहते हैं दो एक्टीन के दरमियान? एच जोन या हेली फार्ब्राइट। उम्मीद है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए एक उम्मीद है, क्योंकि अगर ये स्पेस है तो वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर सकता है। हाँ, इनका जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है, इसके जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है, इसको मीडियल लाइन्स कहते हैं, या इसको एम लाइन कहते हैं। मीडियल लाइन्स या एम लाइन्स कहते हैं। सो ये आपके साथ बाहर कौन सा हुआ? एक्टीन हुआ, और आपके साथ अंदर क्या हुआ? मायोसिन हुआ, और मायोसिन की जो क्रिस क्रॉस हेड्स है, इसका रोल क्या है हम मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। और आउटर यहां पे मायोस, इस एक्टीन के साथ यहां पे ट्रोपोनिन पाया जाता है। ये ट्रोपोनिन है, लेकिन ट्रोपोनिन का रोल आगे हम डिस्कस करेंगे। एक ट्रोपोनिन जो है, इसकी तीन पार्ट्स होते हैं। आई मीन एक्टिवेटर, इनहिबिटर पार्ट्स। T parts mean tropomyosin, और तीसरा पार्ट है CA मीन कैल्शियम वाला पार्ट्स। तो हम मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे कि इसका रोल क्या है, या आप डायरेक्ट C लिख लें या CA लिख लें। सो मीन्स के आपके साथ जो ट्रोपोनिन है, तो ट्रोपोनिन इनहिबिटर, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन कैल्शियम, ये तीन पार्ट्स का आगे रोल क्या है मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे। जी समझ आ गई स्ट्रक्चर की। सर्कोमाइर आपस में जो अटैच है उसको ज्विश लाइन या जेड लाइन कहते हैं, जहां पे मायोसिन है एनिसोट्रॉपिक हुआ, और दो एनिसोट्रॉपिक के दरमियान आइसोट्रॉपिक हुआ या आई बेंच, और दो एक्टीन्स के दरमियान हेलीफार्ब्राइट रीजन है, और उसका सेंट्रल एग्जिट पार्ट जहां पे आपस में मिलेंगे उसको हेलीफार्ब्राइट कहते हैं। जब कंट्रैक्शन होगी तो आपके साथ यहां पे आइसोट्रॉपिक गायब हो जाएगा, सर्कोमाइर का साइज
रिड्यूस हो जाएगा, हिली फाइब्रॉइड का रीजन डिसअपियर हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ गई यहां तक? बाकी इंशाल्लाह कल इसका मैकेनिज्म फिर पढ़ेंगे।